जय हिंद साथियों, ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी आपके पास एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट जा रहा है और आप सेट लगा करके लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी देख रहे होंगे कि पहले की तुलना अभी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो साथियों, आज का जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है बहुत ही दमदार, बहुत ही धांसू, बिल्कुल आप देख करके वारे नियारे हो जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड्स, बहुत ही कंसेप्चुअल और कई जानकारी इस क्वेश्चन के तहत आपको मिलने वाली है। ऐसे तो हर सेट में आपको पूर्ण रूपेण जानकारी देने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन के प्रति, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा या क्वेश्चन और क्या पूछ सकती है, उन सारी बातों को मैंने बताने का प्रयास किया। तो आइए आज हम लोग जो सेट पे लेकर के आ रहे हैं, आज आपका सेट 25वां है। आज है, अब मुश्किल से 6 से 7 दिन आपके रह गए हैं, एग्जाम के करीब है, बहुत ही करीब है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके पूरे सेट को, पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। एक सेट में एटलीस्ट अगर 25-30 क्वेश्चंस है तो सोचिए कि अभी तक 25 सेट लगाया जा चुका है। 25 × 25 625 क्वेश्चन तो ऐसे दिख रहे हैं और उसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ज़्यादा हो जाएगा और आपको महज 30 ही क्वेश्चन तो करनी है सीजीएल में, ठीक है। तो आप यानी 1000 क्वेश्चन करके जाएंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन डेफिनेट ही है कि आएगा। इसलिए एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस सेट को जरूर लगा के जाएंगे ताकि आपको आसान सा क्वेश्चन हो या टफ, गलती न होने पाए। गलती करने से बचना है। आइए हम लोग सेट की तरफ आते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ये क्वेश्चंस आपके जो स्क्रीन पे है, पहला प्रयास करिए, प्रथम प्रयास करिए कि क्वेश्चन पढ़ते समय आप इसे डील या इसका आंसर खुद आप करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? कथक भी कहा जा सकता है और कथक को बनारस घराने भी कहा जाता है। तो कथक के संस्थापक जो है जानकी प्रसाद है। दूसरा नाम भी इसी से संबंधित है, उसका नाम है सुखदेव महाराज। क्या है नाम? सुखदेव महाराज। यानी कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये कथक जो है संस्कृत शब्द से बना है। किससे? संस्कृत शब्द से, जिसका मतलब अर्थ होता है कहानी। यानी इसमें कहानी कह करके डांस करता है और इसके संस्थापक जो है आपका जानकी प्रसाद है। इसके अलावा दूसरा भी नाम, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है आपका जानकी प्रसाद और एक व्यक्ति का नाम है सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज। मैं साथियों पूरी प्रयास करता हूं कि क्वेश्चंस जहां तक बन सकती है या क्वेश्चन का जो दायरा है, जो स्टैंडर्ड्स है, उन सारी तथ्यों को, उन सारी चीजों को आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए बच्चों, आगे की प्रश्न पे हम बात करते हैं। माफ कीजिएगा, आप बच्चों नहीं हैं, आप जो है हम साथी हैं, मैच्योर हैं आप। तो बच्चे हम जो बोल गए इसके लिए हम क्षमा के पात्र हैं। आइए अगला प्रश्न आते हैं। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र, प्रोपीन में मतलब कार्बन कितने होंगे? प्रोप लगा हुआ मतलब कार्बन होंगे 3। तो आप देख लीजिए कार्बन वाले 3 वाला 2 है, ये 2 में ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, मतलब प्रोप लगा हुआ कार्बन होंगे 3। 2 कार्बन वाले कतई आंसर नहीं हो सकता, कट्टू। ये हो गए कट्टू, ठीक है। और प्रोपीन का एक खास बात यह है, जैसे ही देखेंगे प्रोपीन प्रोनाउंसिएशन इन हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? इन हो रहा है। जब प्रोनाउंसिएशन के एंडिंग में हमारा इन हो जाए, यानी अंत जो हमारा इन से होगा, तो जितना कार्बन होगा उसी का डबल हाइड्रोजन होगा। प्रोपीन में, प्रोप में कार्बन होंगे 3, उसके डबल होंगे हाइड्रोजन, यानी 3 कार्बन, तो कार्बन के डबल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का होना चाहिए 6। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्रोपीन नाम तभी पड़ता है जब कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध हो, मतलब इन तभी नाम पड़ेगा जब कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध हो। त्रि आबंध होगा तो कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल आबंध होगा तो उसका नाम पड़ जाएगा आयन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आयन पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग असंतृप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतृप्त। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है, अदर कोई तत्व इसमें दिख नहीं रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो इसको हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। बिल्कुल मेरे साथियों,
आपके लिए इतनी सारी कोशिशें की जाती है कि ताकि आप आसानी से मार्क्स उठा ले जाएं। ठीक है, प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन है एक गैस। आपका ये पूछा जाए कि ये कैसा नेचर का होता है, तो ये गैस नेचर का होता है। और आप एलपीजी यूज करते होंगे, एलपीजी में प्रोपेन गैस डाला जाता है, प्रोपेन नहीं कहिएगा, प्रोपेन गैस डाला जाता है। ठीक है, प्रोपेन गैस एलपीजी में। एलपीजी में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं साथियों कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेके 5 तक, यानी 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, ये नेचर में कैसा होता है, तो 1 से लेके 5 तक कार्बन वाला जो भी होता है, 6 तक, ये आपका गैस होता है। ठीक है, 6 से लेकर के 12 13 तक जाइए तो हमारा लिक्विड होता है। और 13 से ऊपर जो भी गैस कार्बन वाला होगा सब के सब ठोस सॉलिड होगा। ठीक है, ये सब ट्रिक थोड़ा थोड़ा सुनते चले जाइए, बस आपको उतना ही जान लेना है जिससे क्वेश्चन आप आसानी से चुरा ले जाए। ठीक है, ज्यादा बागो बाहर देखने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, और महारत हासिल नहीं करना, आपको करेक्ट करना है सीजीएल, बस उतना ही पढ़े जितना से हमारा काम बन जाए। बाकी आप रिसर्च सेंटर में जितना पढ़ना है एक बार वहां पोजीशन ले लीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि जिस संस्था में राज्य यानी राज्य सरकार की निवेश या भारत सरकार की निवेश हो तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये आपका अनुच्छेद 28 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी संस्था में अगर सरकार की पैसा उसमें लग रही है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए प्रावधान आपको अनुच्छेद दिया है, आप अपना खोलिए, वहां उसको संचालन करिए। सरकार के निजी चीजों में, सरकारी सार्वजनिक चीजों में आप धर्म की प्रचार प्रसार के लिए या धार्मिक शिक्षा लागू नहीं कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद आपको देता है अनुच्छेद 28। क्या देता है? अनुच्छेद 28। वहीं पे अगर साथियों बात कर ले कि धार्मिक स्वतंत्रता की अनुच्छेद कितने से कितने तक है तो थोड़ा सा रख लीजिए, डेप्थ थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता की अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, इसको थोड़ा नीट कर लीजिएगा। वही दिए गए ऑप्शन में आपसे अगर पूछ दे कि अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है तो अनुच्छेद 29 का संबंध जो है लिखेंगे अनुच्छेद 29 का संबंध। अनुच्छेद 29 कहता है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से है तो अल्पसंख्यक समुदाय को या अल्पसंख्यक की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। तो आप लिख लीजिए अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक की सुरक्षा। वही बात कर ले आपसे अगर पूछ दे कि अनुच्छेद 30 क्या है तो अनुच्छेद 30 जो है क्या कहता है बोलिए? अल्पसंख्यक से आने वाले अगर वो चाहे कि अपना हम शिक्षण संस्थान स्थापित करे, उसको संचालन करे, तो अनुच्छेद 30 इसकी आजादी देती है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे हैं तो आप चाहें तो आप अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं अल्पसंख्यक से आने वाले। अल्पसंख्यक समझ रहे होंगे जिसकी माइनॉरिटी यानी जिसकी तादाद क्या है? कम है, उसको हम लोग अल्पसंख्यक, भारत के अंदर रहने वाले जिसकी पॉपुलेशन अगर कम है तो उसको हम लोग माइनॉरिटीज के अंदर कहेंगे, उसके हम लोग अल्पसंख्यक कहेंगे। ठीक है, चलिए अल्पसंख्यक के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना, आप चाहे तो इस शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 आपकी ये इसकी आजादी देती है। वहीं साथियों बात करेंगे अनुच्छेद 27 क्या कहता है तो अनुच्छेद 27 कहता है कि आप यानी किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई टैक्स कोई कर देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जवाबदेही यानी आप पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 27 का क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए कोई कर नहीं, यानी आप पे बाध्य नहीं है कि आपको कर देना ही पड़ेगा। आप अपने धर्म की प्रचार कर रहे हैं या आप जो है
महासभा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो साथियों बस सुनते चलेंगे, क्वेश्चन तो यूं चुटकी में बनेगा जब एक बार आपकी आधारभूत समझ हो जाए कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं साथियों कि क्वेश्चन करते भी आना चाहिए और क्वेश्चन बनाते भी आना चाहिए। क्वेश्चन को क्रिएट करना सीखिए, क्रिएटिव माइंड बनिए। जैसे आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि गूगल पे हर चीज का आंसर अवेलेबल है। नहीं, आप गलत हो। हर चीज का आंसर गूगल पे नहीं है, क्योंकि आपके माइंड से आगे गूगल नहीं चल सकती है। यानी आप एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछना, यानी आपसे ये बात अगर कहा जाए, सपोज कीजिए कि भारत की आजादी दिलाने में कई शहीद हुए, कई देशभक्तों का योगदान रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह जिंदा होते तो क्या होता, क्या कर रहे होते, ये बात आप गूगल से पूछिएगा तो गूगल इसका आंसर नहीं देगा। ये आप सोच करके जो आंसर लिखेंगे वही गूगल पे पेस्ट करिएगा, तो फिर कल होकर के कोई सर्च करेगा तो गूगल इसकी जवाब देगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके माइंड के आगे गूगल की माइंड नहीं है। सोचने की समझ, सोचने की आधारभूत जो क्वेश्चन का आंसर करने की जो कला है वो मानव में अति विकसित है। मानव के ही द्वारा गूगल सारे चीज आए हुए हैं, तो इसीलिए क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है। क्वेश्चन करते भी आना है और क्वेश्चन को बनाते भी आना है। तो साथियों आपके जो दिए गए प्रश्न का शुद्ध और सटीक आंसर बी है, अनुच्छेद 28। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अनार, बैगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोभी में फेनोलिक समूह से संबंधित कौन सा पानी में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? दिए गए ऑप्शन में फाइकोएथ्रीन, फाइकोबिलिन, बीटालेन और एंथोसाइनिन है। तो एंथोसाइनिन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा। आप वहां से जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, बस इसी तरह से आप बोला करें, अच्छा लगता है। ठीक है, अपने जीवन की परिभाषा किसी और से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी परिभाषा स्वयं करें। आपको कोई फुलाने का प्रयास करे, फूलना नहीं है। अक्सर फूली हुई चीज पिचक जाता है, क्षणिक समय के ही लिए फूला हुआ रहता है। गुब्बारा को आपने देखा, एयर फिल करने के बाद वो फूल तो जरूर जाता है, क्या वो फूलना हमेशा के लिए होता है? नहीं। तो इसीलिए अगर कोई फुलाने का प्रयास करे कि तुम तो बहुत तेज हो, वहां से कल्टी मारिए और आराम से एकांत अख्तियार करिए, वहां किताब लेकर के बैठ जाइए, बोलिए कि अभी मैं अधूरा हूं, बहुत कमी है मुझ में, और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जरूरी है। ज्ञान प्राप्त करने की अंतिम सीमाएं नहीं होती है और कोई वक्त नहीं होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके लिए आता है। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो ताहिती में अगर दाब का अंतर अगर ऋणात्मक हो जाए तो क्या होगा ना, वहां पे जो मानसून प्रेशर जो मानसून लाने वाली है वो आपको मानसून लेट से पहुंचेगी, और जो बारिश जितनी बारिश होनी चाहिए वो बारिश भी कम जाएगा। यानी औसत से कम और देर से मानसून, दक्षिणी प्रकोप में ये चीज देखने की घटनाएं मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा औसत से कम और देर से मानसून। जब दाब का ऋणात्मक हो जाना, ठीक है, दाब अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो ये समस्याएं उत्पन्न होगी कि जितनी औसत है बारिश होने की उससे कम, और मानसून देर से भारत के अंदर यानी एंट्री जो है एंट्री मारेगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कौन किया? दिए गए ऑप्शन में क्लाइव है, हेक्टर मुनरो है, चार्ल्स आयरकुट है, विलियम हेनरी स्लेमन है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा हेक्टर मुनरो होगा। यहीं पे साथियों अगर क्वेश्चन ये कह देता कि यानी बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी का नेतृत्व किसने किया? तो कंपनी का नेतृत्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था और सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो था। देखिए दो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम साथी इसमें गलती इसके चक्रव्यूह में फंस गए होंगे। किसी ने आंसर किया होगा क्लाइव और किसी ने आंसर किया होगा हेक्टर मुनरो। तो बिल्कुल हेक्टर मुनरो ने क्या होगा, तो उन्होंने क्वेश्चन के शब्दों पे गौर किया होगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पूछ रहा है साथियों, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो है। वही बात करेंगे कंपनी का नेतृत्व किसने किया, तो कंपनी का नेतृत्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव है। तो यहीं पे साथियों मैं क्वेश्चन बना के लिख देता हूं, कंपनी का क्लाइव जो है कंपनी का नेतृत्व किया और हेक्टर मुनरो सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, अब बात आती है साथियों कि आखिर ये जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ। तो
ब्रिटिश यानी बक्सर का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ, हुआ कब हुआ, यानी बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। 22 अक्टूबर 1764। क्या ये युद्ध समाप्त भी हुआ? बिल्कुल साथी, समाप्त भी हुआ। ये है प्रारंभ, ठीक है। और समाप्त, जब समाप्त होता है तो कोई समझौता होता है, समझौता के बाद ही समाप्त होता है, और समझौता को साथियों हम लोग कहते हैं संधि। क्या होता है? संधि। तो ये जो है बक्सर का युद्ध है इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो आप याद रखेंगे 12 अगस्त 1765 को ये होती है। 12 अगस्त। क्वेश्चन क्या होता है ना कि क्वेश्चन बस यही सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या नया बना देगा? क्या इतिहास बदली जा सकती है? कभी नहीं बदला जा सकता है। आप पढ़ रहे हो आज कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764। आपके बच्चे जब आएंगे तो वो भी जब पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का ही हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि न डेट बदलेगा, न ही व्यक्ति बदलेंगे, और न ही स्थान बदलेगा। बस इसी में से थोड़ा सा इसमें जो है क्या ट्विस्ट किया जा सकता है कि आखिर इलाहाबाद की संधि जो हुई उसमें क्या हुआ, यह क्वेश्चन बन सकता है। 12 अगस्त 1765 को आखिर किस युद्ध का संधि हुआ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बस ऐसी रोटेट होता है, ट्विस्ट किया जाता है, बाकी चीज बदले नहीं जाते हैं। इतिहास की खास बात है कि इतिहास में कोई नया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। साथियों, अगर बात किया जाए कि आखिर इस संधि से हुआ क्या है, तो दो बात याद रखिए। इलाहाबाद की संधि से हुआ क्या? अंग्रेजों को कारा मिला, जेल मिला, और दूसरा इलाहाबाद जिला मिला। इलाहाबाद जिला मिला। और इस संधि से जो है मुगलों के लिए सालाना जो है कितना लाख, बोलिए, मुगलों के लिए कितना लाख सालाना देने का बात हुई? मुगलों के लिए 26 लाख सालाना देने की बात हुई। 26 लाख सालाना देने की बात हुई, सालाना। अब बात आती है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुई, तो बक्सर की युद्ध ब्रिटिश और बंगाल के शासक मीर कासिम, सजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनके संयुक्त सेना के बीच होती है। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच? ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम, सजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच। शाह आलम द्वितीय, सजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की चापलूसी और धोखाधड़ी के कारण मीर कासिम की हार हो जाती है, ठीक है। और ये इलाहाबाद की जो संधि होती है सजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच ही होती है। तो ये बात थोड़ी सी रख लेना है। मतलब बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 समाप्त, इलाहाबाद की संधि से 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि में क्या तय हुआ? 12 यानी 26 लाख जो है, 12 लाख नहीं, 26 लाख मुगलों को यानी सजाउद्दौला और किसको? शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा। दूसरी बात क्या थी कि इससे जो है इलाहाबाद अंग्रेजों का हाथ लगा, और कारा भी, जेल जिसको कहते हैं इलाहाबाद में, वो जो है अंग्रेजों को हाथ लगा। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुंडो और कंपनी का नेतृत्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। तो साथियों इसको ले लीजिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, मैं आउट ऑफ प्लेन हो जाता हूं, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सोडियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, रुबिडियम है। तो समूह 1 से आने वाला कौन कौन है? समूह 1 में कोड रख लीजिए याद, ह, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। हलीना ये आपका हाइड्रोजन है, ली लिथियम है, ना सोडियम है, करे पोटेशियम है, रब रुबिडियम है, से सीजियम है,
और एफ फ्रांसियम है। आप बताइए मुझे कि इनमें ये सारे के सारे समूह एक से संबंध है। तो दिए गए ऑप्शन में सोडियम भी समूह एक से आ रहा है, लिथियम समूह एक से आ रहा है, हाइड्रोजन समूह एक से आ रहा है, रुबिडियम समूह एक से आ रहा है। तो इसमें आंसर दिखता हुआ नजर आ नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कोई आंसर नहीं होगा। यही पे क्वेश्चन अगर कह दिया जाता कि समूह एक से संबंधित रखने वाला कौन अधातु है, तो अधातु कहता तो आपका आंसर सी हो जाता। ये लेकिन कह दिया समूह एक से संबंधित नहीं है, तो समूह एक से संबंधित रखने वाले सभी के सभी है, तो ये इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सब समूह एक से संबंधित है। लेकिन ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है, ये अधातु है। तो ये क्वेश्चन बन सकता था कि दिए गए ऑप्शन में आवर्त सारणी के समूह एक से संबंधित तो जरूर है, लेकिन वो धातु नहीं है, अधातु है, तो आंसर आपका हो जाता हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या है, तो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की जो कुल संख्या है, बोलिए कितना है? ओलंपिक ध्वज में कुल छल्लों की संख्या, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, 5 है। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर छल्लो जो है किसका रिप्रेजेंट करता है, क्या बताना चाहता है? तो छल्लो जो है महाद्वीप को दर्शाता है, महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, को दर्शाता है। साथ ही यहीं पे आपसे अगर पूछ दे कि छल्लों का जो है डिजाइन किसने किया, या छल्लों का डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है, तो छल्लों का डिजाइन का श्रेय किसे जाता है, बोलिए? डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा आप, कुरबर्टिन, क्या नाम है? कुरबर्टिन, ये श्रेय जाता है, इन्होंने डिजाइन किया। अब आपसे पूछा जाएगा साथियों कि 5 छल्ले आखिर किस किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, तो लिख सकते हैं आप 5 छल्ले जो है महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, महाद्वीप को, द्वीपों को प्रस्तुत करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि इस छल्ले में कोई रंग भी होता है क्या? जी हाँ साथियों, इस छल्ले का रंग होता है, एक सफेद कपाट पे, एक सफेद रंग पे 5 रंग के छल्ले बने होते हैं, यानी सफेद बीच में होता है, इसके बाद 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर रंग कैसा कैसा होता है, तो याद रखिए साथियों, नीपी का कोड रखो याद। यहां वाला जो कलम चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो। ये है नीला, ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये है आपका पीला। ठीक है, उसके बाद इसको कलर चेंज करता हूं, ये है आपका काला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हट, नहीं दिख रहा। तो इसको कर दूं किस रंग से? चलो इससे कर दूं, यहां है काला, ताकि आपको दिखने से मतलब है ना। ये है आपका काला। ठीक है, चलिए काला हो गया। उसके बाद ये है आपका, ये जो रंग है आपका, बोलिए, लाल। एक और छल्ले है आपका, इस छल्ले है आपका हरा। साथियों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर ये जो है ऑर्डर सबसे दाईं साइड में कौन रंग है और सबसे बाईं साइड में कौन रंग है। तो ये आपका जो अरेंजमेंट दिख रहा है, अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, जो है ये आपका कौन साइड है? बाएं। अरेंजमेंट हो रहा है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की। तो सबसे दाएं में कौन रंग है? सबसे दाएं में हरा है, और सबसे बाएं में कौन है? नीला है। तो सब ये बाएं हैं, सबसे बाएं में, और सबसे दाएं में जो है आपका हरा है। यहां भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे साथी पूछा जाएगा कि आखिर महाद्वीप, तो ये जो है 5 रंग जो है ये 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा रंग किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? कोड के रूप में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन एक हम कलर चेंज करेंगे इसका, और आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, नीला जो है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको? यूरोप को रिप्रेजेंट करता है।
पीला जो है, ठीक है, पीला किसको, एशिया को रिप्रेजेंट करता है, एशिया को। काला जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, किसको, अफ्रीका को। लाल जो है, बोलिए, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं इसको, ओशिनिया, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही का नाम ओशिनिया है। हरा जो है ये आपको अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, किसको, अमेरिका को। तो साथियों एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, बोलिए, यूं एतवार आया या यूं एतवार किया उसी, है ना, वो अनजान व्यक्ति पे, यूं अनजान व्यक्ति पे मैंने एतवार किया। तो बस ये बातें एक ट्रिक याद रख लेना। तो साथियों इसको ले लीजिए थोड़ा स्क्रीनशॉट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा और आ भी सकता है, ठीक है ना। चलिए, कौन कौन महाद्वीप है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो ये आपके थे ट्रिक इसको याद करने का। एक 5 यानी सफेद पे 5 रंगों का बना होता है और ये छल्ला जो है 5 रिंग्स में होते हैं और ये छल्ला महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया और या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। कलर की बात करेंगे तो सबसे बाएं में नीला, नीला के बाद आपका आएगा पीला, पीला के बाद आएगा काला, काला के बाद है लाल, लाल के बाद है हरा। ठीक है साथियों, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आते हम लोग प्लेटी हेलमिंथस में कौन सी कोशिकाएं ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है। तो याद रखिएगा ऑस्मो रेगुलेशन में यह होता है क्या, वाटर लेवल को बैलेंस करना और वेस्ट मटेरियल को बाहर की ओर निकाल देना। इसी को हम लोग कहते हैं स्त्रीसन उत्सर्जन और इसके लिए फ्लेम कोशिका जिम्मेदार है। कौन है, फ्लेम कोशिका जिम्मेदार है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लेम कोशिका इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए मैं कलर को चेंज करता हूं, ठीक है। वही बात कर लीजिएगा अगर दिए गए ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका क्या होता है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो मानव शरीर को न्यूरल कांटेक्ट बनाए रखती है। संचार का माध्यम आपका तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका याद रखिए, लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात कर दे तो सबसे बड़ी कोशिका आपका लीवर वाला है, क्या है, यकृत कोशिका है, ठीक है। गैंग्लियन की बात करें तो ये गैंग्लियन जो है 2 न्यूरॉन के बीच को जो गैप होते हैं साइनेप्स, उसी को हम लोग गैंग्लियन, ये भी आपका जो है मानव मस्तिष्क का ही भाग है, यानी मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। चलिए हुक्स की बात करें तो हुक्स जो है ये चूसने वाला संबंधित है, शक करता है, यानी किसी शिकार को वो क्या करता है, उससे एनर्जी प्राप्त करता है, यानी शकिंग सिस्टम है, ये आपका हुक्स है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लाया गया, 1878 में। कब लाया गया, कौन लाया, लीटन ने लाया। क्या उद्देश्य था, उद्देश्य था कि ब्रिटिश के खिलाफ जो भी बातें होंगी, जो भी उसके यानी खिलाफ नारा होगा उसको दबाने का प्रयास था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, क्या रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिए गए ऑप्शन में क्या है, 1973, 1878, 1874, 1876। तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार की नीति की जो आलोचना करेगा उसको रोकना था। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नीति की आलोचना, नीति की आलोचना को रोकना, या यूं कहें कि गैर अंग्रेजी पत्र को रोकना था। गैर अंग्रेजी यानी हिंदी में प्रकाशित हो रहे पत्र को, पत्रिका को रोकना था और अंग्रेजी को बोलबाला करना था। और अंग्रेजी ऑब्वियस बात है कि अंग्रेजी समझेंगे और अंग्रेज का ही वर्चस्व होगा। उस समय आजादी से पहले की बात थी जब भारत आजाद नहीं होकर के था, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश, कुल कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15, बोलिए सदस्य, 15 सदस्य, जिसमें से कुल 15 सदस्य, लिख लीजिए कुल 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं।
तो आपसे पूछा है कि कुल कितने सदस्य है, तो 5 अस्थाई या 10 अस्थाई है। तो आपका आंसर 5 अस्थाई और 10 अस्थाई क्या ऑप्शन में है क्या, 5 अस्थाई, हाँ डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे भी आ सकता है कि आखिर 5 अस्थाई सदस्य है उसमें कौन कौन देश है, तो लिख लीजिए 5 अस्थाई सदस्य, 5 अस्थाई सदस्य, ठीक है। चलिए कौन कौन है 5 अस्थाई सदस्य, तो एक है आपका चीन, दूसरा है आपका रूस, और तीसरा है आपका फ्रांस, चौथा है आपका अमेरिका, और पांचवा है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो आप बताएं मुझे क्या अस्थाई सदस्य के रूप में भारत है, नहीं है। तो क्वेश्चन यहां बन सकता है यानी अस्थाई सदस्य में कौन कौन देश शामिल है, दिए गए ऑप्शन यानी 5 ही देश है आपका, चीन है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यानी आप जो है इसको यूएनए कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है बताइए, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहां है हेडक्वार्टर, HQ लिखता हूं मतलब हेडक्वार्टर मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क है कहां, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए में, यूएसए में, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। अगर आपसे पूछ देगा कि यूएनओ में कुल कितने देश सदस्य हैं, कुल देश इसमें शामिल कितने हैं, कुल देश 193 शामिल है, जिसमें कहा जाएगा कि सबसे नवीनतम सबसे नया देश कौन सा है जो 2011 में शामिल हुआ। तो 2011 में शामिल होने वाला दक्षिणी सूडान जो 2011 में शामिल हुआ, ये सबसे यानी 113वां देश जो है, 113वां देश दक्षिणी सूडान है। नया नया देश कौन, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान कब शामिल हुआ, 2011 में हुआ, ठीक है। तो बच्चों मेरे साथियों इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन को गलती नहीं करोगे अगर आप पूरी एक्सप्लेनेशन को देख रहे हो। वो अलग बात है कि आप जा रहे हो व्यूअर की तरफ, आप जा रहे हो भीड़ की तरफ, तो याद रखिए भीड़ की तरफ देखने वाला अपनी पहचान भूल जाता है। हमेशा क्वालिटी से समझौता कभी मत करिए, क्वांटिटी को देख करके आप निर्धारण मत करिए कौन अच्छा है कौन खराब है। हो सकता है जिसकी कोई पहचान ना हो वो आपके लिए बहुत बेहतर का काम कर जाए। आपको क्वेश्चन बनने से मतलब है, आपको सिलेक्शन होने से मतलब है। और अगर बात जो बता दिया जाए अगर समझ में आ जा रहा है तो भीड़ क्या नजदीक क्या और पॉपुलर क्या नॉन पॉपुलर क्या ये मायने नहीं रखता है। तो साथियों इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, मैं आउट ऑफ प्लेन हो जाता हूं, मैं आपको देख रहा हूं, बस आपको लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो ये आया आपका 1928 में। कब बना कब, यानी भारत में महीना अगर पूछ दे तो 3 फरवरी 1928 को। आखिर साइमन कमीशन क्या था, तो साइमन कमीशन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसको बनाई गई थी। तो आप लिख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या, आखिर साइमन कमीशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो साइमन कमीशन को बनाने की जरूरत भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए बनानी पड़ी, ठीक है। तो लिख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा। वही बात कर ले कि साइमन कमीशन में क्या कोई भारतीय सदस्य भी थे शामिल, नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का दूसरा नाम श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें सिर्फ गोरे लोग ही थे, अंग्रेज ही थे। श्वेत कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी, तो सर जॉन सोर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए वही बात कर ले कि साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होती है मद्रास में और 1928 में ही वहां पे साइमन कमीशन का घोर विरोध होता है, ठीक है। चलिए यानी लिखेगा विरोध, साइमन कमीशन का विरोध, मद्रास अधिवेशन। यह क्वेश्चन बन सकता है आपका, यानी किस अधिवेशन में जो है विरोध करने की
नियम या विरोध करने का जो है अधिवेशन पारित हुआ, ये आपका था मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी मद्रास में, उसमें ये रूल बनाया गया कि साइमन कमीशन का हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, मद्रास अधिवेशन हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन से किन्हीं की जो है साइमन कमीशन के विरोध में किन्हीं की मृत्यु भी हुई है क्या? तो जी हाँ साथियों, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे हैं लाहौर से लाला लाजपत राय, उनकी जो है उन पे लाठीचार्ज होती है और लाठीचार्ज होने से वो गंभीर रूप से क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय एक बात बोलते हैं कि मेरे शरीर पे पड़े एक एक लाठी ब्रिटिश के ताबूतों पे एक एक कील के बराबर होगा और एक दिन अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे शरीर पे पड़े एक एक लाठी ब्रिटिश के ताबूत में एक एक कील के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट्स, ये बात किनकी थी? लाला लाजपत राय की। कहां से विरोध कर रहे थे? लाहौर से विरोध कर रहे थे। किस चीज का विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी में हुई लाठीचार्ज के बाद गंभीर रूप से जो है इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद जो है मृत्यु को पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, लाहौर से विरोध कर रहे हैं, लाहौर से विरोध कर रहे हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के बाद मृत्यु। ठीक है, यानी क्या था स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का? लाला लाजपत राय ये बात बोले कि मेरे शरीर पे पड़े एक एक लाठी ब्रिटिश के ताबूत में एक एक कील के बराबर होगा। एक वक्त में अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा और इसी का बदला, लाला लाजपत राय पे हुए लाठीचार्ज का बदला सरदार भगत सिंह ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से लिया, जिसकी जो है जब तक अंग्रेज इतिहास पढ़ेगा भगत सिंह की वो कहानी, वो कुर्बानी को देखेगा पड़ेगा और भगत सिंह के द्वारा लिए गए बदला को याद रखेगा अंग्रेज, भूलेगा कभी नहीं। तो साथ ही ये इससे संबंधित क्वेश्चन अगर साइमन कमीशन से बन सकता था तो ये क्वेश्चन बन सकता था। इसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे जो है इसमें बनने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी, आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका उद्गम स्थल कहां से है, कहां से निकलती है? तो दक्षिण अमेरिका में एक है क्या, एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत किस देश में? दक्षिण अफ्रीका के, बोलिए। एंडीज पर्वत किस में है? यानी पेरू में एंडीज पर्वत से निकलने वाली आपका अमेजन नदी। आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी बेसिन अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन। ठीक है, वही पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे लंबी, सबसे लंबी। आपसे अगर पूछा जाए कि अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका के देश पेरू, ठीक है, बोलिविया, वेनेजुएला, कोलंबिया और अल सल्वाडोर, ब्राजील, इन सब देशों से होकर के गुजरती है। सबसे ज्यादा किस देश से गुजरती है? सबसे ज्यादा जो है अमेजन ब्राजील देश से गुजरती है, यानी ब्राजील को सबसे ज्यादा कवर करती है, ब्राजील को। ठीक है, किस किस देश से होकर गुजरती है? तो लिख लीजिए आप, पेरू से होकर गुजरती है ना, बोलिविया, ठीक है, बोलिविया कह लीजिए या बोलिविया कह लीजिए, ठीक है ना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ठीक है, इक्वाडोर और ब्राजील। सबसे ज्यादा किससे? ब्राजील से। ठीक है साथियों, इसको ले लीजिए सरिया करके स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए। रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो रजनी गबरा ये जो है आपका असम का सांस्कृतिक त्योहार है, ले लीजिए असम का। ठीक है, चलिए। लुटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है?
लुटिया जो है राजस्थान राज्य का लोक जो है क्षेत्रीय संगीत है। इसमें किसान जो है काम करते गाते हैं। ठीक है, लुटिया संगीत राजस्थान में कब गाया जाता है? तो किसान जो है खेती करते समय इस संगीत को गाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जो है 1875 में करते हैं, मुंबई में। कहा? मुंबई में। कबो कबो इसकी स्थान पूछ जाता है कि इस जो है समाज की स्थापना जो है इस संगठन की स्थापना कहां हुई? ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है आपका छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? तो कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? तो बताइए। अब देखिए आगे क्वेश्चन। आर्य समाज। तो आर्य समाज अभी आपने बताया कहां? मुंबई में। भूल जाते हैं क्या आप? भूलना तो नहीं है, भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक है साथियों, आपसे भी मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने बताया कि कब होती है? 1875 में। कबो कबो ऑर्डर भी अरेंज करने के लिए पूछ जाता है, तो थोड़ा डेट याद रखना जरूरी है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और कहां हुई? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो पहले याद रखिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कब? 1828। कहां? कोलकाता में। तो आपसे पूछा बंगाल का ही, तो आपका आंसर तो इसका दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। वही अगर आपसे पूछ जाए प्रार्थना राज की जो है प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई? इसकी जो है प्रार्थना समाज की जो है संस्थापक कौन है? तो पांडुरंग लिख लीजिए। पांडु राम। ठीक है, चलिए। आत्माराम पांडुरंग है ना? क्या नाम है पूरा वो? ठीक है, आत्माराम। थोड़ा नाम मिस्टेक हो गया था, पांडुरंग। ठीक है, कब हुई? तो याद रखिए, यह स्थापना कब होती है? बोलिए। 1867 में। वही बात कर लो सत्यशोधक समाज की। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले। अरे यार, ज्योतिबा फूले। कहां? बोलिए। पुणे में। कब किया गया? तो कब किया गया? तो याद रखिए 1873 में। 1873 में। ठीक है, चलिए, तो ये याद रख लिए आप। ये कहां किया गया था? ये भी आपका मुंबई में था, प्रार्थना समाज मुंबई में। ठीक है, चलिए सर, थोड़ा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। संबंधित व्यक्तियों के दिए गए क्रम में के अनुसार वाद्यंत्रों का सही क्रम चुनिए। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, टी.एच. विनायक का संबंध किससे है? तो उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध पखावत से है। ठीक है, और तोताराम शर्मा का संबंध जो है तबला से है, और टी.एच. विनायकम का संबंध जो है घट्टम से है। तो आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये मैच करता हुआ दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पन्नंजा रेड्डी जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो दिए गए ऑप्शन में ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक। तो पन्नंजा रेड्डी ये आपका कुचिपुड़ी से संबंध रखती है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। अगर आपसे पूछ जाए कुचिपुड़ी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है कहां? आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पन्नंजा रेड्डी को पद्मश्री जो दिया गया किनके द्वारा दिया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। भारत की 2001-2011 की जनगणना के अनुसार दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो दिए गए ऑप्शन में आपका बिहार, राजस्थान, सिक्किम नहीं, सबसे ज्यादा था आपका मेघालय का, उसके बाद था अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद था बिहार का, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा मेघालय का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद बिहार का।
साथियों अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची, थोड़ा क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ प्लेन, मैं इसको लाता हूं इधर, थोड़ा देख लीजिए आप। हाँ ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है? तो शक्तियों का विभाजन जो है ये 7वीं अनुसूची से है। किससे? 7वीं अनुसूची से शक्तियों का विभाजन, वही कहा जाता है कानूनों का विभाजन, और जिसमें केंद्र का जो है मान सर्वोपरि होगा राज्य के बनिस्पत। तो कानून का जो है किसमें बताइए? अनुसूची 9 में, यह कानून से संबंधित, और यह है शक्ति पावर से संबंधित। ठीक है, अनुसूची 9 क्या है? यह आपका जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का सुरक्षा, जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा में जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा है। अनुसूची 10 दल बदल, आप विधायक बना के दे दो, वो क्या होता है दूसरे में मुनाफा के लिए दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ये दल बदल की प्रावधान अनुसूची 9 है। ठीक है, चलिए, लेकिन रुके तब तो। निम्नलिखित में से कौन रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक का लेखक है? तो रिवॉल्यूशन 2020 की पुस्तक का लेखक चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत है। ठीक है, वही बात कर लेते हम लोग जॉय गोस्वामी। तो जॉय जो है गोस्वामी की पुस्तक लिखी हुई, यानी प्रसिद्ध पुस्तक है डर्टी लव। डर्टी लव के लेखक कौन है? जॉय गोस्वामी, डर्टी लव। वही बात कर ले हम लोग मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद जो है कौन सी पुस्तक लिखा? तो यह याद रखिएगा, द ब्लैक वाटर, द ब्लैक वाटर, द ब्लैक वाटर। वही बात करें साथियों, आर के नारायण ने किस पुस्तक को, यानी कौन सा पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है? द इंग्लिश टीचर, द अंग्रेजी टीचर, द अंग्रेजी टीचर। एक बार हुआ क्या, ये लिखा हुआ है नेचर, और एक ये क्या लिखा हुआ बताओ आप। तो एक इंग्लिश के टीचर जो है नेचर को पढ़ दिए नचुरे और फ्यूचर के पढ़ दिए फचूरे। तो क्या मतलब हुआ? यानी अगर हम नचुरे पढ़ेंगे तो सबके सबका फचूरे खराब हो जाएगा, तो इसको सुधार करके नचुरे को नेचर किया गया और फचूरे को फ्यूचर किया गया। तो कल आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, और शिक्षक दिवस किनके जन्म पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस मनाने से पहले उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, यानी शिक्षक थे, और विद्यार्थियों से कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की उपलब्धि में मेरा जन्मदिन या मेरे जो है शिक्षक दिवस के रूप में नहीं मनाओगे। अगर मेरा जन्मदिन मनाना ही चाहते हो या मुझसे प्रेम ही करते हो तो जो है आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओगे। और पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था, ये याद रखिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 2 बार के उपराष्ट्रपति और 1 बार के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बात जो है माइंड में रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? तो कल आप टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप यानी सभी विद्यार्थी, यानी सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षक के प्रति स्नेह प्रेम होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से जो चीज नहीं हो पाती है तो वो जो है किन्हीं व्यक्ति को सौंपता है कि यहां से आप जो है सुधार करिए। इसका मतलब हो गया कि गुरु जो होता है माँ बाप का ही एक दर्जा लेता है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे साथियों कि अगर ख्वाब तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, नहीं वक्त तुम्हारे हिसाब से होगा और न ही लोग होगा। तो कल आप टीचर डे सेलिब्रेट करिए, जरूर अच्छे से करिए, और सिर्फ टीचर डे सेलिब्रेट ही नहीं करिए, टीचर के प्रति मान सम्मान आदर डिसिप्लिन भी मेंटेन रखिए। आज के दौर में वो चीज नहीं हुआ, लेकिन शिक्षक भी उस तरह के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। आज शिक्षक एक बिजनेसमैन हो गया है, एक व्यवसाय की तरफ जा रही है। ठीक है, बिजनेस ही करना है, लूट खसोट करना है। बिजनेस भी उस तरह का बिजनेस नहीं, लूट खसोट वाली बिजनेस हो रही है। ठीक है, यानी शिक्षण आज के डेट में शिक्षा प्राप्त करना एक लोहे के चने को चबाने के बराबर है। पैसा नहीं होगा, आप
एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो मिल जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कब तक होता रहेगा? ठीक है, नेट तो चाहिए ही ना आपको, ये सब भी तो महंगा हो गया। चलिए, पृथ्वी का कोर से निर्मित है। पृथ्वी का कोर किससे निर्मित है? तो निकेल और लोहा से निर्मित होता है। आपका आंसर सी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये आपका ओडिशा के राउरकेला जिला में उपस्थित है। राउरकेला में उपस्थित है। तो साथियों, आज का जो क्वेश्चन था बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद की मैं आपके लाइक जो है क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कर पाया। किसी तरह की कोई कमी अगर होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। हर कोई व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां, अधूरापन होता है और ये चीज करने ही से सीखने को मिलता है। जितने ज्यादा मजा जाएगा प्रश्नों से, जितने ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा, उतने ज्यादा मैच्योरिटी लेवल भी आती चली जाती है, आप में भी आएगी। ठीक है ना, और क्वेश्चन की एक आधारभूत समझ भी डेवलप होगा। तो जी हाँ साथियों, शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का श्रेय सबसे पहले शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर 1962 को। किनके जन्मदिन के अवसर पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मानते ही हो तो मुझे मनाने का जो एक दिवस आप चुन रहे हो, तो राष्ट्रपति बनने के उपलब्धि में नहीं, उपराष्ट्रपति बनने की उपलब्धि में नहीं, एक शिक्षक बनने की उपलब्धि में मनाया करोगे। और वही चीज से ही उन्होंने उनका जो है जन्मदिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, शिक्षक डे मनाएं और शिक्षक से प्रेम भी करें। शिक्षक को भी चाहिए कि विद्यार्थी हर बच्चे के साथ इक्वलिटी की भावना रखे, चाहे वो तेज हो या कमजोर हो। कमजोर को कमतर और हकीर ना समझे और तेज को ही बहादुर और उसी के हमेशा अप्रिशिएट मत करें। एक नीचे के हुई आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे आप से सेट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, अगर किसी प्रकार की कोई कमी अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो जय हिंद साथियों।